नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष के कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत। मेरे प्यारे बंधुओं, कल हम सूर्य पर चर्चा कर रहे थे कि महाराज सूर्य किस घर में, किस भाव में क्या प्रभाव देते हैं। मैं सोच रहा था आज मैं कुछ गंडमूल पर बोलना चाहता था, लेकिन मैं उस विषय को बाद में लूँगा। लेकिन पहले ही मैं जो सूर्य का जो मैंने बनाया था, इसका चैप्टर जो था, मैं इसको पूरा कर लेता हूँ। पूरा तो कोई चैप्टर होता नहीं, कोई ना कोई बातें फिर आगे निकल आती हैं। आज मैं थोड़ा सा युति पर बोलना चाहता हूँ कि जो सूर्य के साथ ग्रह बैठते हैं उनका हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप बड़े तल्लीनता से अपनी कुंडली को निकालिए और उसमें देखिए कि आपके सूर्य के साथ कौन कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। प्यारे बंधुओं, सूरज के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाए, सूरज को हम राजा का दर्जा देते हैं ना, और चंद्रमा को हम रानी का दर्जा देते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों का योग देखा जाए और ठीक स्थान पर चला जाए, चंद्रमा और सूर्य चतुर्थ में आ जाए जैसे अच्छी राशि के अंदर, तो पति पत्नी के अंदर प्रेम होता है। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। आगे चलता हूं कि चंद्रमा के साथ अगर मंगल बैठ जाए, आप देखो दोनों अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं। ये व्यक्ति को देखो, पहली बात तो ये भले ही अग्नि तत्व हैं, लेकिन व्यक्ति को बड़ा मजबूत इंसान बनाते हैं। ही इज नोन एज ए ब्रेव पर्सन, एक बहादुर इंसान होगा। जिस कॉलम में बैठ जाएं, सपोज करो लगन में बैठे हैं, तो आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी होगी, आउटस्टैंडिंग उसका फिजिकल स्ट्रक्चर होगा और अपने इरादे का पक्का आदमी होगा। इसमें कोई शक नहीं है। ये मेरे 50 साल के जीवन के अंदर ऐसी कुंडलियां बहुत आई। सूर्य मंगल की युति को अक्सर लोग ये कह देते हैं, नकार देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब आप देखिए, आगे चलता हूं। बुध के साथ सूर्य का बैठना, यानी कि सूर्य का बुध के साथ बैठ जाना, इसको बुध आदित्य योग कहते हैं। लेकिन अक्सर देखा है कि इसका कोई लाभ ही नहीं हो रहा। उस समय शायद हम ये भूल जाते हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या कहीं बुध अस्त तो नहीं है। अगर बुध अस्त हो, ये योग फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि एक ग्रह तो वहां मौजूद ही नहीं है, वो तो अस्त हो गया। फिर भी मैंने अपने जीवन में देखा कि अस्त ग्रह भी कुछ ना कुछ अपना फल देते जरूर हैं। एक व्यक्ति की कुंडली मेरे पास आई, उसमें पंचम भाव के अंदर सूर्य और शुक्र बैठे हुए थे, शुक्र अस्त था। मुझे ऐसा लग रहा था उसके और ग्रह देखकर कि ये विवाह अपनी इच्छा से करेगा। फिर मैंने सोचा कि शुक्र तो अस्त है, शायद ऐसा ना हो, लेकिन उसका विवाह अपनी इच्छा से ही हुआ। खैर, मैं आगे चलता हूं कि अगर बुध आदित्य योग बनता है तो ये आपके लिए अति कल्याणकारी है। सूर्य के साथ बुध का बैठना जरूरी नहीं कि अस्त हो। अगर वो 15 डिग्रियों से आगे निकल गया है तो अस्त नहीं होगा। सूर्य के साथ अगर बृहस्पति बैठ जाए, बहुत सुंदर, अति उत्तम। और अगर कहीं त्रिकोण जब में बैठ जाए या कहीं केंद्रों में बैठ जाए, बहुत अच्छा। मित्र राशि में बैठ जाए, बहुत अच्छा, बुरा नहीं। उसके बाद मैंने शुक्र की बात आपसे कर दी। सूर्य शुक्र व्यक्ति को वेल मैनर्ड बनाते हैं। उसका बात करने का तरीका, उसका दूसरों से व्यवहार करने का तरीका बहुत सुंदर होगा। और वो अगर ये 5वें घर में बैठते हैं तो उस व्यक्ति की आउटस्टैंडिंग सोच होगी, बुरा नहीं। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर सूर्य के साथ महाराज शनि बैठ जाएं तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति की अपने सीनियर्स के साथ नहीं बनती। उस सीनियर्स में तो पेरेंट्स भी आ गए, उस सीनियर में हमारे गुरु भी आ गए, उस सीनियर में अगर आप नौकरी करते हो तो बॉसेस भी आ गए। कोई ना कोई वाद विवाद लगा रहेगा, जैसा कि सूर्य और शनि पिता पुत्र होकर
उनका आपस में कोई मेल नहीं है, ऐसा व्यक्ति को बड़ी परेशानियां आती हैं। उपचार तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ, वो करते रहा कीजिए, साधारण उपचार। अब आप देखिए, आज का वीडियो इसी पर मैं समाप्त कर दूंगा। अगर सूर्य के साथ राहु बैठता है, राहु हमेशा जब भी सूर्य के साथ बैठता है ग्रहण की स्थितियां बन जाती हैं। सूर्य भी अपना पूरा फल नहीं दे पाता। और इसी के साथ अगर सूर्य के साथ केतु महाराज भी बैठ जाएं तो केतु महाराज मंगल का रूप है, इसको कहीं ना कहीं हम ठीक कह सकते हैं, क्योंकि वो ग्रहण नहीं लगाता सूर्य को। तो मेरी बात को आप याद रखना। हम लोग कई बार दाम्पत्य बिखरने के कारण या बिखरने के कगार पे आने के कारण हम यूं ही ये ग्रह वहाँ बैठ गया, नहीं, सीधा सप्तम घर को पकड़ लीजिए। भाई दाम्पत्य बिखर रहा है या बिखर चुका है या बिखरने की कगार पर आया खड़ा है, अगर सातवें घर का मालिक डिस्टर्ब हो जाए, डिस्टर्बेंस किसे कहते हैं, शत्रु क्षेत्र में हो, 12वें चला गया हो, 8वें चला गया हो, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं, या शनि से दृष्ट हो। लंबी चर्चा के लिए मैं आपसे फिर बात करूंगा, क्योंकि इस पर मैं जितनी भी बातें करता जाऊंगा ये सब मैंने ग्रंथों से ली हुई हैं। 50 साल 40 साल निकल गए इसी को पढ़ते हुए, और मैंने देखा कई लोग ऐसे हैं कि इतनी उम्र हो गई, 35 साल उम्र हो गई, विवाह के योग नहीं बन रहे। इतनी उम्र हो गई, कोई पक्का कारोबार नहीं है। क्या कारण है उसका? उसमें हमें महादशाओं को देखना पड़ता है, विषोंतरी महादशाओं को देखना पड़ता है, और उसके अंदर आ रही दशाओं को देखना पड़ता है। दशाओं के बिना कुंडली की प्रेडिक्शन करना एक सबसे बड़ी गलती है। अगर कुंडली के अंदर जिस ग्रह की दशा चल रही है और वो ग्रह बहुत अच्छी स्थिति लेकर बैठा हुआ है, अगर कुंडली के अंदर और कोई दोष भी हो तो विषोंतरी महादशा उस दोषों को खत्म कर देगी। मैं आपसे कल फिर मिलता हूँ नई बातों के साथ, नई चर्चाओं के साथ। लगभग 8 मिनट होने को आ गए। आज का वीडियो छोटा रहा, कोई बात नहीं, मैंने तो रोज़ ही आपके मिलना है आपको, और थोड़ी देर के लिए मैं ज़रूर YouTube पर बैठता हूँ और सोचता हूँ कि कोई ना कोई ऐसी बात करूँ जो हमें भय मुक्त करे और हमें वास्तविकता के दर्शन कराए। ऐसे नहीं ये कह देना जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, नहीं, हमें आप गणित और साइंस के तौर पर समझाइए कि गणित क्योंकि सारी किताबें तो मैथमेटिक्स से भरी हुई हैं, गणित और विज्ञान पर टिका हुआ है ज्योतिष। हाँ, कोई आपसे गणित और विज्ञान पर आपको कन्विंस कर जाए तो उसकी बात हम मानेंगे, ज़रूर मानेंगे। इसी के साथ मैं यशपाल हंस साहब से आज्ञा लेता हूँ। आपके घरों में खुशहाली रहे, सुख रहे, आपका घर स्वर्ग जैसा हो। स्वर्ग बनाइए। स्वर्ग भी हम खुद बनाते हैं, नरक भी हम खुद बनाते हैं। आपके पास धनों और ऐश्वर्य की कमी ना हो, संतानें आपकी आज्ञा में रहें। इसी के साथ मैं करनाल से यशपाल हंस साहब से आज्ञा लेता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।